हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये जब वहाँ होते हैं तो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, जहाँ वहाँ से हटते हैं तो फिर दूसरी तरह की बातें शुरू कर देते हैं। जिन बेशर्मों के बारे में बात हो रही है उनको कोई फर्क पड़ रहा है? मुझे भी कर देंगे, कोई भी कर देगा, कोई आना कौन आकर कैसे कर लोगे? ये आपकी लीडरशिप है। तो सर क्यों नहीं? आपकी लीडरशिप है, आवाम का क्या कसूर है यार? उस वक्त बोलते ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जाली लीडरशिप है। लांढी में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ और इनकी ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, अपनी रिवायात के मुताबिक ये सूरत हाल चल रही है। मुस्तफा कमाल बड़े जोम में थे किसी जमाने में, ये बात मैंने उनसे कही थी। मैंने कहा आप फेल हैं, आप फेल ही रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज के प्रोग्राम में बात होगी पेट्रोल महंगा करने की हैट्रिक पर, इमरान खान के तगड़ा शो करने के ऐलान और हुकूमत की भारत से ताल्लुकात बढ़ाने की तरजीहात पर। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल महंगा कर दिया है। इसे जुल्म की इंतहा करें, दरोगदोई कहें या फिर बेशर्मी की इंतहा कहें, रात की तारीकी में अवाम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया। आप देखें कि मीडिया पर पेट्रोल महंगा करने की समरी की खबरें बुध की दोपहर से चलना शुरू हो गई थीं। शाम को चंद चांस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से समरी मुस्तरद करने की खबरें भी नशर हुई। कुछ जज्बाती मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने इस झूठी खबर पर वजीर आजम की तारीफ भरे ट्वीट भी किए, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमती सफों में खामोशी छाई रही। रात को जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजे की तरफ सफर शुरू किया, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साथियों समेत अचानक नमूदार हुए और 10 मिनट तक पीटीआई हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का जिम्मेदार करार देने की बेमंतक दलीलें पेश करते रहे और आखिर पेट्रोल महंगा करने की खबर सुनाकर चलते बने। अब हालात ये हैं कि एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल बढ़ा दिया गया है और कीमत बढ़ने पर अवाम सब्र के घूंट पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और साथ साथ उनके दिल जल रहे हैं। हुक्मरानों से मायूस लोग अपनी गाड़ियां और रिक्शे जलाने पर मजबूर हो गए हैं। जुल्म यह है कि ये सारे सितम जमहूरियत के नाम पर तोड़े जा रहे हैं और वो बकौल मजीद लाहौरी ओहदा व मनसब दिला जमहूरियत के नाम पर, तख्ता और मुझको ये कुर्सी दिला जमहूरियत के नाम पर। फाका कश लुटते रहें, पिटते रहें, मिटते रहें, मुझको डिक्टेटर बना जमहूरियत के नाम पर। और इन अशार का एक एक लफ्ज मौजूदा हुकूमत पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वही लोग हैं जो 3 महीने पहले महंगाई के खिलाफ सड़कों पर थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर मजम्मतें करते थे और इनके मजम्मतें करते हुए मुंह नहीं थकते थे। आगे बढ़ बढ़कर अपनी तजर्बाकारियों के कसीदे भी यही लोग पढ़ते थे, लेकिन इख्तियार और इख्तियार मिलते ही ये तजर्बाकारी ECL से अपने नाम निकालने, नैब और इंतखाबी कवानीन में मनपसंद तब्दीलियां करने और अपने रास्ते साफ करने में नजर आई। इन तजर्बाकारों से अवाम को क्या मिला? सिर्फ महंगाई के दुख और मजीद कुर्बानी देने के भाषण। कहते हैं खजाना खाली है, अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन इस खाली खजाने के साथ इनकी अयाशियां देखें। कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास का खर्चा 4 करोड़ रुपए है। पंजाब के बजट में पंजाब असम्बली और सेक्रेटेरिएट के लिए यौमिया 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। दूसरी असम्बलियों को भी खैर यही हाल है, मगर अवाम के लिए खजाना खाली है। सवाल यह है कि अशराफिया की अयाशियों का खर्चा अवाम क्यों उठाएं? सितम यही है कि जानी हो या माली, कुर्बानियां हमेशा अवाम से ही ली जाती हैं। कराची को देख लें, जहां NA 240 ज़िमनी इंतखाबात में कशीदगी का माहौल रहा। लड़ाई झगड़े, फायरिंग, हंगामा आराई से TLP के रहनुमा साद रिजवी की गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी गोलियां बरसाई गईं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी खबरें हैं। अवाम पूछ रहे हैं कि मईशत हो या सत, हम इंतशार से सुकून और करार की तरफ कब पलटेंगे? कब रहबर सियासत को खिदमत का दर्जा देंगे? कब अवाम की जान महंगाई से छूटेगी या जमहूरियत के नाम पर यह सर्कस यूं ही चलता रहेगा? इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह नूरुल आरफीन साहब और नज़ीर लगारी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं बाकायदा सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करूं, ये हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, जब ऑपोजिशन में थे तब किस तरह के दावे और वादे करते थे? जब ऑपोजिशन में थे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले खास तौर पे उनके रहनुमा
किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के दावे करते थे, वो आप सबने देख लिया। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सर, ये बातें तो एक साइड पे कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल है, एक अंदाजे के मुताबिक अगर सरकारी प्रोटोकॉल देना बंद कर दिया जाए इन्हीं सरकारी अफसरान को और इन्हीं हमारे अवाम के नुमाइंदगान को, इन्हीं अवाम के खादिमैन को तो 380 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इंस्टेड के ये फ्यूल की प्राइसेस में जो इजाफा किया गया है 1 महीने में 3 मरतबा, इससे ज़्यादा बेहतर होता कि ये अपना जो प्रोटोकॉल है ये सारे वो बंद कर देते? जे तो छोटे मियाँ साहब आए ने जी मनो ना कि बड़े नहीं है जी। अच्छा, बड़े आम के तो लग पता जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि जी प्रोटोकॉल, तो ये थर्ड वर्ल्ड के लीडर आते क्या करने हैं? अब चलें कभी यूके में कुंदन रेस्टोरेंट है पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, तो वहाँ पर हम खाने के लिए गए। उस वक्त रश नहीं था। जब हम बैठे और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद रश लग गया, तो मैंने देखा, अपने दोस्त से पूछा जो डिप्टी मेयर थे वहाँ पर रॉयल बार ऑफ केंसिंगटन एंड चेल्सी के, उनसे पूछा ये ज़रा देखें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है टोनी ब्लेयर जो 4थे नंबर पर खड़े हुए हैं, 5वें नंबर पर खड़े हैं ना? हाँ, और 4 नंबर जो आगे खड़े हुए हैं वो उनके चारों काबीना के वजीर हैं, वो लाइन में खड़े हुए हैं। असल में यहाँ सीटें खाली होंगी, जब खाने वाले उठेंगे तो वो खाने के लिए आकर बैठेंगे। तो प्रोटोकॉल का मसला वहाँ होता है। हमारे यहाँ तो इन्होंने इक़्तिदार लिया है नूरुद्दीन जहांगीर से और आलम पनाह शाहजहाँ से, और इनको इक़्तिदार मिला है ज़हीरुद्दीन बाबर से। और ये बहादुर शाह ज़फ़र के वजह घर में खाने नहीं थे, लेकिन रात को सारे के सारे एहतमाम होते थे और पूरा मुशायरा भी होता था और मुशायरे के आदाब भी होते थे कि सारे के सारे जो चीज़ें थी वो भी होते थे। खैर, ये उनसे उन्होंने इक़्तिदार का इंतकाल जो है, और वो शाही किला हर आदमी चाहता है जो यहाँ पर 17 ग्रेड में बैठता है और पहले जाकर 2 17 ग्रेड में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में भी और हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज में भी। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कम से कम शाही महल जैसी रिहाइश उन्हें ज़रूर मरहमत की जाए और उनकी खिदमत में ये सारी चीज़ें पेश की जाएँ, और यहाँ से ब्यूरोक्रेसी का सिलसिला चलता है। फिर पार्लियामेंट में जाएँ तो ये अरकान असम्बली भाई वो खुद जाते हैं। इस वक्त जो बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म हैं, वो साइकिल पर बैठते हैं और शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं और शॉपिंग मॉल पे जाकर ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं और वापस लाते हैं, उसी साइकिल पर बैठते हैं, सामान लाद कर घर पहुंच जाते हैं। ये आज होता है, इवन टुडे। आप तसव्वुर करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का पीए का चौकीदार या उसका पियून जो है वो ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके ऊपर बोझ किस चीज़ का रखा हुआ है? आपके ऊपर वज़न किस चीज़ का रखा हुआ है? इसी को तो भुगत रहे हैं आप। आपके गले में जो मुसीबत है, मुझे कह रहे थे ना कि बेशर्मी, दरोगोई, आपने गलत बयानी, आपने जो इंट्रो में कहा है, इनका इसला इशू ही नहीं है। ये जब वहाँ होते हैं तो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, जहाँ वहाँ से हटते हैं तो फिर दूसरी तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान ने अपने 3.5 साल में जितना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई और हम जिस तरह से उन्हें जो है वो बेनुक्त सुनाते रहे, मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा तो आरफीन ने सुनाई हैं, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आती हम इनको क्या कहें। इमरान खान के 3 साल के जितने इजाफे थे उन्होंने 1 ही महीने में, 1.5 महीने में सारा कुछ कर दिया। उन्होंने कहा जी आओ आगे चलो, हूँ अब क्या करना है। ठीक। अच्छा नूर साहब, अब यहाँ पे सवाल ही उठता है, बल्कि मैं ये सोच भी रहा था कि हम 2022 को रो रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और इसी तरह से अगर चलती रही तो 2023 में हम कहेंगे कि 2022 में कम से कम महंगाई थी, चीजें तो मिल जाती थी। 2023 में हम लाइनों में खड़े होंगे और फिर उसके बाद रात को खाली हाथ घर लौटेंगे कि हमें चीजें ही नहीं मिल रही हैं। तो अब इन सारी सूरत हाल को कैसे काबू किया जाएगा? क्या इन हुक्मरानों से हम कुछ उम्मीद रखें या फिर अवाम ही अपना कुछ नेमुल बदल तलाश करें और 2-2 मजदूरियां करें, दिन को जितना टाइम मिल सकता है उतने में हम रोजगार की तलाश रखें एक से ज्यादा? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। चिल करो भाई, कुछ नहीं होता। क्यों इतनी टेंशन में हो? जिन बेशर्मों के बारे में बात हो रही है उनको कोई फर्क पड़ रहा है?
महंगाई मेरा मसला नहीं है, आज मुझे बेशर्मी की हद तक सफ़ाक हो जाने दो। महंगाई मेरा मसला नहीं है, 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भी आई डोंट माइंड। ये जिन लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह ज़िंदा रहने की आदत हो गई है, जो आज भी गधों की तरह जाकर के गधा मजदूरी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले लांडी में लाइन लगा करके मरे हैं, उसके बाद जाकर के तदफीन के ऊपर उनकी झगड़ा होगा, ये उनका मसला है। मैं क्यों चिल वो करूँ, जस्ट चिल, मैं क्यों टेंशन लूँ। ज़िंदगी में बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं भाई, या तो तंबाकू वाला पान खाओ, पत्ती का पान खा के टूनोगे घूमो, चिल करो। किन लोगों के लिए मैं अपना गला छील रहा हूँ। 3.5 साल तक मैंने इमरान खान का पीछा पकड़ रखा, उसके पहले मैंने नून लीग से पंगा लिया हुआ था, पीटीआई के पूरे दौर में मैं पीटीआई से और पीटीआई मुझसे नाखुश रही। क्यों, अब क्यों करूँ। कल भी मैंने बेनुक्स सुनाई, परसों भी, मैं रोज़ाना यही काम करता रहूँ। किस लिए, इन बेशर्मों के लिए। ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, आज जाहिलों की तादाद 24 करोड़ हो गई है, दैट्स ऑल। और क्या फ़र्क पड़ा है। आप जो जोश खिताबत में ये बात कर रहे हैं कि लोगों का चूल्हा बुझ गया, जिन बेहयाओं का चूल्हा बुझ गया, उनको कोई फ़र्क पड़ा। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मिफ्ता इस्माइल का रुख रोशन देख करके उन्होंने धड़ करके दौड़ लगा दी जाकर के पंप पे। जिस कौम का इज्तिमाई शऊर ये हो कि वो जो चीज़ पे काल पड़ रहा है वो उसको स्टॉक करने के चक्कर में लग जाते हैं, वहाँ फिर मैं क्यों, किस लिए टेंशन नॉट यार। प्रोग्राम करके जाऊँगा, घर जा कर के रास्ते में किशोर के गाने वाने सुनूंगा, घर जाके टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं काहे के लिए इन लोगों को करूँ। ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। मैं इस मौके पर नून लीग को, शहबाज शरीफ को, उनके कायदे तकरीब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इन बेशर्मों को और जूते मारने चाहिए, बल्कि इनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए। सुबह दोपहर शाम का नुस्खा अगर तजवीज़ किया जाए तो और भी अच्छा है। ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है आपसे। अच्छा, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ 75 साल से आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, और उनकी कुव्वत इरादी थी भाई, ये लड़ते थे। जब पाकिस्तान बनाया तो ये लोग सारे के सारे मैदानों में थे, लोग जलसा गाहों में थे, लोग बाकायदा सड़कों पर थे। इनको सड़कों से हटाया गया, गोलियां चलाकर, इनको उठाकर, इनके मुहासरे करके, इनके बच्चों को मारकर, इनको अगवा करके, इनको कोड़े मारकर, इनको लाठियां मारकर, इनकी आंखों में मिर्चें डालकर, इनको जलील रसवा करके इनकी कुव्वत इरादी को मस्त किया गया। ये लोग निकलते थे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, निकलते थे आकर सारा इनकी 60 और 70 की दहाई में लोगों का अवामी उभार तो देखें किस कदर बढ़ा हुआ था। फिर लोगों को किस तरह से मारा गया, लोगों की कुव्वत इरादी को 1 घंटे के अंदर काजी अहमद में 60 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 1 मिनट में 1 गोली से, 1 मिनट में 1 गोली से, 1 मिनट में 1 गोली से बंदा मारा गया। आपने यहाँ कराची में लोगों का कत्लेआम किया। आपने तो फैक्ट्रियाँ लगा रही थी लोगों को कत्लेआम करने की। कुव्वत इरादी को तोड़ा गया, लोगों को बेबस किया गया, लोगों को मजबूर कर दिया गया, लोगों को दबा दिया गया। जब ताकत के साथ, जब जुल्म के साथ, जब बर्बरियत के साथ दबा दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे। सर, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा निहायत अदब के साथ। निहायत अदब के साथ आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने बिल्कुल रखा, लेकिन अब मुझे गुजारिश करने दीजिए। मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में कोई माँ का जना अगर दाखिल हो गया तो मेरी पैदाइश पे लानत है भाई। सर 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 आपने कह दिया ना। अब मुझे, आप जज हो या आप जर्नैल हो, आई डोंट केयर, आप मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकते मेरे घर में, पीरियड। लोगों को जिसने मारा, कितने लोग मरे 12 मई के बाद। लोगों की हमीयत, आप जो 60-70 का, मैं उसको पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आप जो बता रहे हैं मैं इसको ऐसे ही कबूल कर लेता हूं। मेरी जुबान को बंद करवा लिया किसी ने। जिस दौर में MQM के नाम से यहां घर में बैठ करके ये बड़े बड़े जय्यद साफ़ी, ये प्रेस क्लब की जीनत, ये जो साफ़ी हैं, ये बड़े बड़ी तनख्वाहों, अरबपति वो साफ़ी जो साइकिल पे आए थे, मर्सिडीज में घूमते हैं। जब इनको दौरे पड़ते थे ना MQM के नाम से, मैं उस वक्त बसों में घूम के MQM के साथ फुटबॉल खेल रहा था। 3 दफा मुझे कलमा पड़ा है। इस चैनल में आने के बाद मेरी फील्डिंग हुई है। रेंजर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं होती तो मैं ठुक गया था। यही लंदन, MQM लंदन, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मार दिया मुझे। आखिरी दम तक ये मेरी विल छीन लेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं आप। जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को इतनी हया भी नहीं है
कि आपकी आवाज पे लब्बैक कह करके रोड पे आए। मुस्तफा कमाल बड़े जोम में थे किसी जमाने में, ये बात मैंने उनसे कही थी। मैंने कहा आप फेल हैं, आप फेल ही रहेंगे। इनको MQM के नाम का जूता खाने की आदत हो गई है, इनके पांव में कभी आपकी चप्पल नहीं आएगी। वक्त ने साबित कर दिया ऑफ कैमरा। एक दिन मुस्तफा कमाल ने मुझसे इकरार किया और एक दिन ऑन एयर उन्होंने ये बात की तस्दीक कर दी। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके अंदर हमीयत मौजूद है, अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर मौजूद है, कोई जज, जर्नल, जर्नलिस्ट आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको सर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकाने की आदत है, खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, अल्लाह आपके सर को कहीं नहीं झुकने देगा, कहीं नहीं झुकने देगा। सर आप खुद सोचिए, आप बात करते हैं, आपने जो हमें बताया है हमने उसी से सीखा है। आपने जिंदान नहीं भुगते, आपने कोड़े नहीं भुगते, आपने जेलें नहीं भुगती, खरीद लिया आपको। ये जिस कौम के लिए मैं और आप अपना गला छील रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये इनकी बेइज्जती है। ये अपने बच्चे दफनाएंगे, ये अपने बच्चों का गला काटेंगे। अभी ये अहमक लाइन में लगा करके अपने रिक्शे चला रहे हैं, कोई जाएगा इनके घर में राशन देने के लिए? बदकारी पे उतारेंगे अपने घर वालों को माज़अल्लाह, अपने बच्चों का गला दबाएंगे ये अहमक, लेकिन रोड पे नहीं आएंगे, रोड पे नहीं आएंगे। हीट स्ट्रोक में 25,000 रुपए की कब्र इन्हीं कंगलों ने 1-1 लाख रुपए की खरीदी है। अपने जनाजों को लेके शारा फैसल पे आने की शर्म महसूस नहीं की इन लोगों ने। 1 लाख रुपए की कब्र कर्जा लेकर के इन लोगों के लिए। आई डोंट केयर, मैं इनके लिए क्यों बात करूं। अब यहाँ पे सवाल, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि अवाम का कोई कसूर नहीं। अच्छा नूर भाई, अवाम को यार, लोगों को इस तरह से गायब किया जाता है। आप 13-13 हजार 15-15 हजार लोगों का पता नहीं चल रहा है कि कौन ले गया। सर आपको कर दिया नहीं, क्या मतलब? मुझे भी कर देंगे, मुझे भी कर देंगे, कोई भी कर देगा, कोई आना कौन आकर लगी कैसे कर देंगे? क्या भाई हो जाता है यार, आप बड़े बड़े लोग गायब हो गए। किसने इतने बड़े चीफ मिनिस्टर था, उसके बेटे को अगवा करके मार दिया गया अब्दुल्ला में गल। किसने जाकर पूछा कि कौन है? किसने कहानी सुनी जाकर? किस तरह से जाकर जो है नवाज, किस तरह से बहुत फैल जाएगा, कत्ल कर दिया? किसने जाकर पूछा? किसने ख्वाजा साद रफीक के बाप को दिन के दारे कत्ल कर दिया? किसने जाकर पूछा कि कौन था? किसने खान अब्दुल समद खाना चकजई को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया? की जो बातें आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जनाब ये होता रहा है, तो अब भी होता रहा है। किस तरह से ये जल आप उठा कर ले जाते थे, लड़कों को जाकर ड्रिल करते थे। कौन जाकर उनको छुड़वाने के लिए जाता था? लड़कों के पूरे जिस्म के अंदर मैंने जाकर लोगों को देखा है कि जिनके पूरे जिस्म जो थे उनके दागे हुए थे, सिगरेटों से दागे हुए जिस्म मैंने देखे। मेरा मीडिया में था, मैं उनका नाम लेते हुए एक क्या नामालूम अफराद। तो सर नामालूम अफराद पे यही होता है, FIR फाड़ते ना उनके नाम पे। नहीं, टिकर में सिर्फ टिकर में चला देते कि MQM ने किया है। जब उन्होंने चाहा ना हो तो नहीं हुआ, जब उन्होंने चाहा, सिर्फ उस वक्त जब उन्होंने चाहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। मेरे और जब वो चाहेंगे, ये शुरू कर देंगे। मैं आपके जब ये चाहेंगे कि कत्लेआम शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ बटन ऑफ है, इस वक्त जब बटन ऑन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ ये बैठकर गवर्नर लोगों के सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, लोगों के सामने किसी की चलती है। श्रीलंका में, तुर्की में चली। सर मैं आपसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं, सर तुर्की में भी तो फौज थी ना, उसके सर में भी बड़ा खन्नास था। एक आदमी के इख्तिदार को रात को उन्होंने तेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ एक ऐप के सहारे किधर गई फौज, किधर गई बंदूकें, किधर गए जहाज? सर एक हद से आगे कुछ नहीं होता, एक हद से आगे। अगर एक आम आदमी का खन्नास भरा दिमाग खराब हो गया तो उसके बाद गया एटम बम भी तेल लेने और उसके बाद उसको चलाने वाले भी इधर उधर। बात यह है कि ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। आरफीन और नजीर लगारी आपस में सींग लड़ा करके चुप हो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करवट बदल के कहेंगे सो जाएंगे, बेगम बहुत महंगाई है। जान अतातुर्क शाह दूल्हे के चूहे के जो वो बनाते हैं ना, जिसके ऊपर वो लेते हैं, उसके ऊपर जो लोहे का खोज चढ़ा लेते हैं ना, वहां पर आप पूरा मुल्क जो है लीडरशिप वहां तैयार होती है। अब कहीं और जाकर तैयार करके देखें लीडरशिप। अब एक तकरीर करने पर अली वजीर के नाम लेने को कुछ तैयार नहीं है कि वो पड़ा हुआ जेल के अंदर। कोई बात तो करेगा यार, ये क्यों पड़ा हुआ? एक तकरीर की थी उसने। यूसुफ रजा गिलानी आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुशर्रफ के जाने पे हम कुछ नहीं बोल सके तो आने पे क्या बोलेंगे? उस वक्त शर्म हया, उस वक्त वो यही लीडरशिप नहीं थी। ये आपकी लीडरशिप है। तो सर क्यों नहीं? आपकी लीडरशिप है। आवाम का क्या कसूर है यार? उस वक्त बोलते ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जाली लीडरशिप है बॉस। में यही तो जाली लीडरशिप है। वहां दरवाजा नंबर 5 पे बैठ करके सलाम साहब करते हैं, उसके बाद एक दिन ची गुवेरा बनेंगे, जूते पड़ेंगे नहीं। अब लीडरशिप हम ढूंढने कहां पे जाएं? अब किसके दर पे? अपने अंदर से लीडर निकालो ना यार। क्या जरूरत है तुम्हें आरफीन की? क्या जरूरत है तुम्हें नजीर लगारी की? अपने अंदर जज्बा ईमानी मर गया है। अल्लाह रसूल का नाम भूल चुके हो। कुरान में कहीं लिखा है ए नूरुल आरफीन, ए नजीर लगारी। और भाई को खुदा का खौफ करो यार।
जिन लोगों ने अल्लाह रसूल की नहीं मानी वो मेरी मानेंगे, और मैं उनको क्यों मनवाऊं? मैं उनका मामा हूं। अब मेरा ख्याल है कि रियासत का और रियासत के जबर का शायद जब आप अल्लाह ना करे कभी आपका ज़ाती तजर्बा हो, अल्लाह ना करे कि कभी आपका ज़ाती तजर्बा हो, जब रियासत का जबर नाजिल होता है तो आप अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरह इंसान क्या से क्या हो जाता है। हुआ है इस मुल्क में, लाखों करोड़ लोग हुए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया, क्या कुछ कहा और उनका कहने का मतलब क्या था, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहां पर ये रजीम चेंज की साजिश हुई है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर स्टैंड नहीं लिया इस हवाले से तो आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। और उन्होंने तगड़ा शो करने का भी कहा कि मैं बहुत जल्द तगड़ा शो भी करने वाला हूं। और इस हवाले से हम भी बात करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी जिसके हवाले से मैं चाहूँगा कि हम इससे पहले बात कर लें। कराची में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ और देखा यही गया है कि वो खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। NA 240 का ज़िमनी इंतखाब जो रहा है वो कशीदगी का शिकार रहा। लांढी में MQM पाकिस्तान और PSP के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ और बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PSP के कारकुनान भी गुत्थम गुत्था हुए। इस हवाले से बात करेंगे। लगारी साहब, अब NA 240 का ज़िमनी इंतखाब है। सबसे पहले तो ये जिस तरह की चीज़ें हुई हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नज़र में किस पर आयद होती है? इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है, इंतज़ामिया पर होती है, या फिर ये हमारा जो सियासी कल्चर है वो भी अब ऐसे ही बनता जा रहा है? तीनों यकसां जिम्मेदार हैं। वो एक से पूछा गया था कि वर्दी मिल रही है, राशन मिल रहा है और सारा कुछ जो सवालात उससे पूछे, उसने कहा सब कुछ, तो तीनों उसने कहा सब चीज़ें बाकायदा तौर पर हैं। तो ये बाकायदा तौर पर ये सब जिम्मेदार, इंतज़ामिया जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जिम्मेदार हैं कि ये सारी सूरत हाल पैदा करने के, और जिसका इंटरेस्ट है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट है वो उस हद तक जिम्मेदार है। रिवायती तौर पर जाहिर है कि ये इस पीपल्स जो MQM के उम्मीदवार यहाँ से जो इलेक्शन के मेंबर जो इंतकाल थे, इकबाल मोहम्मद अली साहब, वो हम उन्हें जानते थे, वो यहाँ से जीते थे, इलेक्शन जीत कर ही कामयाब हुए थे। रिवायती तौर पर यही समझा जा रहा है कि ये सीट उनकी ही थी और कोई ऐसा बड़ा डायनामिक चेंज नहीं आया है कि जिसकी वजह से वो ट्रेंड चेंज हो जाता और कहा जाता कि जनाब वो हो अब तो ये नया ट्रेंड चल निकला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजमूई कारकर्दगी से अवाम की मायूसी जो है वो कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मायूसी है और लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहा है। ये वजह है कि अब ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। अब वोटों को छीनने का अमल या वोटों पर कब्ज़ों का अमल या लोगों को दहशत ज़दा करने का अमल, इनकी ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, अपनी रिवायात के मुताबिक ये सूरत हाल चल रही है। अब नूरुल आरफीन साहब, बात यहाँ पर ये आती है कि आगे अगर हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतना कुछ हो जाता है, और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें तो एक ज़िमनी इलेक्शन की सीट पर जो कि MQM की रिवायती सीट भी रही है उस पर यह कुछ हो जाता है, तो हम फिर जनरल इलेक्शन में क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? और ख़ास तौर पर अब जो इलेक्शन ये हुआ है इसमें आप इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? नगारी साहब ने जो जवाब दिया मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं करूँगा। ये तीनों लोग, तीनों इंतज़ामिया, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो इसमें इलेक्शन कमीशन है, ये ज़िम्मेदार इसकी इक्वली हैं। और लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आगे इलेक्शन कमीशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप अपना टाइम पास करते रहें, आप सबको इधर दिखा करके और उधर मारते रहें, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस आपके पास गया था, आज आपने बड़ा तीर मारा, आपने कहा कि इसको फॉरेन फंडिंग नहीं, इसे ममनुआ फंडिंग कह देंगे। आप इसको ममनुआ फंडिंग नहीं, इसे मुकद्दस फंडिंग कह दिए सानू की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे पता है आप सब टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। आपको अपनी नौकरी उस हद तक करनी है कि जिस वक्त तक आपको स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका जितना रोल दिया गया है उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी आदमी है आप, आपको पेंशन चाहिए। बस मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कराची में जो हुआ आप क्या कर लेंगे? अच्छा चलिए मैं भी देखता हूँ। इंतजामिया क्या कर लेगी? मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया, नोटिस मिल लिया, कक नहीं लिया। पहली दफ़ा हुआ है ये, पहली दफ़ा हुआ है ये।
कराची का मतलब ज़िमनी इंतखाबात में या जनरल इलेक्शन में कराची में ये सब चीज़ें पहली दफ़ा हुई हैं भाई। जिन लोगों ने फैसला किया है उन्होंने इधर से आंख बंद कर रखी है। जब वो आंख खोल लेंगे तब उनको सब सच्चाई साफ साफ नज़र आने लगेगी। सच्चाई को वो अभी भी जानते हैं, लेकिन अभी उनका मूड नहीं है। अभी उनका मूड नहीं है कि इधर अभी 2-4 माज़अल्लाह 2-4 ही तो लोग मरे, अल्लाह माफ़ करे। अभी ये तादाद कुछ और बढ़ती तब ज़रा साहब लोगों का कलेजा ठंडा होता, तब जा कर के ज़रा थोड़ा सा मतलब आप समझें, फिर ज़रा टूण उण करके गाड़ियाँ आती, जा कर के रुकती सलमान खान स्टाइल में, फिर मैं ज़रा मीडिया से बात करता और कहता ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और है ठन गोपाल, हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके आगे 10-15 जीपें हैं, पीछे 10-15 जीपें हैं, आप हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, लेकिन हैं आप बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ये अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन गैर मुतवक्को बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, लगारी साहब, अब अनीस कायम खानी की गाड़ी पर जो फायरिंग की गई, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और इसको रोकने के लिए अब आगे, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ हमने जाना है, ज़िमनी इलेक्शन खैर बाकी सूबाई असम्बली की सीटों पर भी होने वाले हैं, तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अब प्लानिंग करनी नहीं चाहिए अब ख़ासतौर पर इंतज़ामिया को? शुक्र अदा करें कि अनीस कायम खानी साहब गाड़ी में नहीं थे। अगर वो गाड़ी में होते तो हादसा हो सकता था, और हादसा होता तो फिर अब तक शहर में बहुत कुछ जल रहा होता या जल चुका होता। ये सारी सूरत हाल तो हमारे सामने है। या कोई और बड़ी शख्सियत उधर से या इधर से कोई भी शख्सियत अगर उसका नुकसान होता तो वो मजमूई नुकसान होता। क्या ये जो हम गैर मुल्की फरमाइशें हैं ये पूरी कब तक करते रहेंगे? कब तक हर जगह पर आकर रिचर्ड हार्ब्रूक फैसला करेगा गवर्नर हाउस में बैठकर कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं कर रहा हूँ, इसी को इसी तरह चलाया जाएगा? कराची का इंतज़ाम इस तरह से चलेगा? कराची इलेक्ट्रिक के फैसले जो मैं कर रहा हूँ, इन फैसलों को कोई नहीं अनडू करेगा। ये बाकायदा इस मुल्क में, इस सूबे के अंदर हुआ है। यहाँ बैठकर डिक्टेशन दी गई, यहाँ बैठकर फैसले किए गए, कीमतें मुकर्रर की गई, इलाके बांटे गए, और अमेरिकी रिचर्ड हार्ब्रूक बैठकर इलाके बांट रहा था, ये इलाका इसके पास होगा, ये इलाका इसके पास। तो आप कौन सी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? किस खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? आप कहां से खुद मुख्तार हो गए? और वो बैठकर कह रहे हैं रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। ये इधर से कह रहे हैं कि हम आज़ाद, हम आज़ाद। हो भाई, तुम कहां से आज़ाद, वो कहां से रिजीम चेंज? रिजीम चेंज वो भी थी जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, रिजीम चेंज ये भी थी जब इनको हटाया गया। और रिजीम चेंज कभी भी बाहर से नहीं होती है, रिजीम चेंज घर के अंदर से होती है, और घर में बैठकर रिजीम चेंज की जाती है। और अब जो कुछ हो रहा है ये सारा उसी का किया धरा है। हम जो कुछ भुगत रहे हैं उसी का किया धरा है। बंद करें ये खेल। और डिक्टेशन आती है बाहर से, वो बैठकर आकर बैठ जाता है और कह देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप करते चले जाते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। वो कहते हैं कि हम ये जो रास्ते में गधा जा रहा है इसके ऊपर हाथ से बिठा देंगे, इसको उठाना होगा, और वो उठाता है। अब भी उसने उठाया हुआ है। इसी तरह से ये चल रहा है। ये जो एक कमज़ोर नहीब सा पाकिस्तानी जा रहा है उसके ऊपर जो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो तो बैठी हुई है ना भाई। इतना बड़ा सनतकार बैठा हुआ है ना। क्या हुआ था? ये इनके इलाकों से ज़रा सा आगे, ये जिन इलाकों में रहते हैं इससे ज़रा सा आगे चले जाएं आप, लाठी से आगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के इलाकों में आप चले जाएं। क्या हुआ? यहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। वो फैक्ट्रियाँ किस लिए चली गई? वो भत्ता लेने वो आ गया पर्ची लेकर, फिर वो भत्ता लेने दूसरा आ गया पर्ची लेने, फिर तीसरा आ गया पर्ची लेने, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। पर्चियाँ आ रही थी, वो पैसा लेकर बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। ये कहानी है इस मुल्क की। इसलिए कि कहा यही गया था कि भाई इनके हाथों में पर्चियाँ थमा दो, और ये सब बाकायदा ऑफिशियली तय हुआ था। कौन सी कहानियाँ इस मुल्क की, कौन सी कहानी आप सुनेंगे, कौन सी कहानियाँ हम सुनाएं? हमारे मुल्क के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क के कल पुर्जे हैं, वो ये करते रहे हैं। इस मुल्क के इंटरेस्ट को बाहर के मफादात पर भेजे। सियासतदान पपेट हैं, कठपुतलियां हैं सारे के सारे। इनकी कोई आवश्यकता और कोई औकात नहीं है। अच्छा नूरुल आरिफीन साहब, अब आपके सामने ये सवाल रखूंगा। ये जो कुछ कराची में हुआ आज, क्या समझते हैं ये आने वाले इंतखाबात हैं, जो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं और जो जनरल इंतखाबात हैं, कहीं उसके लिए ट्रेलर तो नहीं था? अगेन कोई प्रिडिक्शन इस वक्त करना मेरा ख्याल है कबल वक्त है। स्क्रिप्ट राइटर्स का ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी जो है उसका जो उस वक्त मफाद होगा, जो उस वक्त साहब लोगों का मूड होगा, उसी हिसाब से ये सब कुछ तय होगा। और अगर होगा
तो इसको कौन रोक लेगा आपके ख्याल में? मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पहले सेगमेंट में हम लोग कर रहे थे बात, वो यही तो थी कि यहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन ये सच आप उस वक्त बोलते हैं कि जब आपके सर पर से इक़्तिदार का हुमा चला गया होता है। उस वक्त सच बोलने से फ़ायदा कुछ नहीं है। सरकारी नौकर का ईमान मोस्टली उस वक्त जागता है जब वो रिटायर हो जाता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है। अब इस वक्त बैठ करके उस एक वक्त का प्रिडिक्शन करना, नजूमी भी नहीं हूँ मैं वहाँ जा कर के, और ना मैं शेख रशीद हूँ कि जिसकी मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कोई एक बात ना ढंग की सुनी, ना कोई बात सच होते देखी। सिर्फ ढस 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 हवाई फायर और शेख रशीद। एक सीट के ऊपर वज़ीर दाखिला भी बन गया पाकिस्तान का। 100 हादसात किए रेलवे में, रेलवे मिनिस्टर के बाद, उसके बाद भी मुकर्रब रहा, उसके बाद भी जब तक साहब लोगों का मूड था तब तक करीब रहा। खुलेआम बोलता रहा कि मैं फ़लाँ का आदमी हूँ, मैं ढिका का आदमी हूँ, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा फ़लाना बैचमेट है, वो फ़लाना कोर्समेट है। बताओ यार, जब प्रायोरिटी ये है तो फिर नतीजा भी इसी तरह का आएगा ना। तो लीडरशिप सर फिर कैसे आएगी? इससे पहले जो आप बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले कहा भाई लीडरशिप कैसे अपने अंदर से, मुझे मसीहा की क्या जरूरत है? इंतखाबात ही होंगे ना। अब बात सर ये है कि हम में से कोई लोग सामने आएंगे। अगर पहली बात तो ये है कि मैं ये इंतखाबात को मानता ही नहीं। लानत भेजो इस बात पर। मैं इस सो कॉल्ड जमहूरी सिस्टम पर यकीन ही नहीं रखता, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं, बदतरीन मौरूसियत है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है मेरी बीवी को मार दिया, आज से मैं चेयरमैन हूं। उसका बेटा, जिसको अब मैं क्या उसकी शान में बात करूं, वो आकर के उसको पार्टी को होल्ड कर लेता है, उसके बाद वो गरीबों का मसीहा बन जाता है। यार ये अंधी लगी है। इमरान खान बगैर किसी यानी इलेक्शन के, बगैर किसी बैलेटिंग के चेयरमैन बन जाते हैं। ये कहां लिखा है? नवाज शरीफ ताहयात कायद, कहां लिखा है? ऐसा कहां होता है भाई? ये जमहूरियत है, बदतरीन मौरूसियत है। यहां आम आदमी को की चाय के ऊपर इनकी नजरें लगी हुई हैं, अपनी शराब के ऊपर वो जो गंगा बह रही है, दरिया बह रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं है। एक आम आदमी से आप जो है वो उसको जमहूरियत के नाम पे फरेब देते चले आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और ये इंतकाम हमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक एक आखिरी जमहूरियत पसंद कोई आदमी, कोई कैरेक्टर जिंदा है। छोड़ते हैं जमहूरियत को, अब हम आपस में बात करते हैं। आप कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट देना, ये तो नहीं करना। सर मैं एक बात बताऊं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, मुझे डिक्टेटरशिप जो है ना समझ में आती है, मुशर्रफ वाली। लेकिन सर डिक्टेटरशिप डिक्टेटर भी ट्रू होना चाहिए, वो भी नहीं है ना। मैं एक मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप की बर्बादियां का किस्सा सुनाऊं मैं आपको, एक डिक्टेटर की बर्बादियों का, जो पहले डिक्टेटर से आखिरी डिक्टेटर था। नहीं, मुझे तो आखिरी वाला याद है मुशर्रफ। मैं आपको याद है, लेकिन वो भी शुरू के 3 साल ही रहा था जब पॉलिटिकल पार्टी बना दी थी, उसके बाद तो उनका आवाम को उससे सर क्या लेना देना कि वो वर्दी में या नहीं वर्दी में। आपके ख्याल में वाकई आपके जैसा आदमी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भाई, मैं नहीं, मैं ना आवाम का मुंतखब हूं। मैं आवाम का मुंतखब नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी आपकी और मेरी बात पे यकीन उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक मैं और आप लैंड क्रूजर या प्राडो से नहीं उतरेंगे। ऐसी बात, वो ये सोचेगा कि ये तो खुद कंगला है, सेकंड हैंड गाड़ी में घूमता है, ये हमें कैसे इंसाफ दिलाएगा, हमें कैसे मंजिल पे पहुंचाएगा। यही मेंटालिटी, हमारे लोगों की मेंटालिटी की जरूरत है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक लगारी सफर भारी और आरफीन नामा में भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक लगारी सप्पे भारी में बात करेंगे आज मुनिस इलाही की पेशी के हवाले से और उनको जो सवालनामा दिया गया है। लगारी साहब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? इस तफसीलात का क्या मामला है कि 2 दिन से वो पेश हो रहे हैं FIA के रूबरू, और ज़ाहिर है उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ होगा, चूँकि हम सियासत कर रहे हैं, चूँकि उनके वालिद साहब स्पीकर के तौर पर उन्होंने पूरे हाउस को यरगमाल बना रखा है और इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मुनिस इलाही के ख़िलाफ़ ये जो मामलात हैं, ये तो ख़ुद इमरान खान साहब के दौर में खोले गए और सवालात आ रहे थे, और ऑन द रिकॉर्ड हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उनके बेटे के बारे में हुकूमत जो है वो अब भी ये तय कर रही है कि उनको निशाना बनाया जाए। यानी बिल्कुल आखिरी दिनों में भी इमरान खान जब मुलाकातें हो रही थी, रोज़ाना PDM के रहनुमा आ रहे थे और चौधरी परवेज़ इलाही से मिल रहे थे, कभी कोई मिल रहा था, कभी कोई मिल रहा था, जरदारी साहब आ रहे थे, फिर मौलाना फजल रहमान आ रहे थे, फिर शहबाज शरीफ आ रहे थे, फिर कोई और आकर मिल रहा था। उस वक्त जो है इमरान खान जो है वो इनको छट्टे का दूध याद दिलाना चाहते थे, फिर इनको याद आया
मौजूदा हुक्मरानों को कि यार इनको छठी का दूध याद दिलाना चाहिए। फिर उन्होंने 40 सवालात बनाकर उनको दिए हैं कि FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक आपने जो है वो 37 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें कई और लोगों के नाम भी हैं। अब इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और ये उन सवालात के जवाबात दे रहे हैं। अभी तो इब्तदाई मरहला है, वो कहेंगे कि जनाब तसल्ली बख्श हैं तो ठीक है, अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो चलिए आप ज़रा उधर चलें, हम आप सैर करें, आपको जो हम गिरफ़्तार करते हैं, गिरफ़्तार करके कहीं ले जाएंगे। अब चौधरी ख़ानदान पर एक प्रेशर रहेगा क्योंकि चौधरी ख़ानदान में जो नई लाइन है इमरान खान साहब की लाइन है। अब इमरान खान साहब की लाइन हमें पता नहीं है, कोई कहीं का, कोई किसी शहर का नाम लेता है, कोई किसी और शहर का नाम लेता है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेता है, कोई पंजाब के किसी शहर का नाम लेता है, पता नहीं कहाँ से उनके जो हैं वो बैक में कौन, किसकी पस मंज़र में कौन है और किसकी पुश्त पर किसकी वो है। अब मुनीर सिलाई साहब के अगर पुश्त पर कोई होगा तो वो उनकी अपना मुकद्दर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये हुक्मरान जो है उनको पकड़कर ज़रा 2 दिन की हवा खिलाएंगे, चलेंगे जेल के, ज़रा आजा मेरे साजना तेरा इंतज़ार है, इस तरह को गाना वाना सुनाएंगे। और बालमा, हाँ आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है, इस तरह की 2-4 चीज़ें करके फिर उनके बाद पूछेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी साहब आपका क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके, इस केस में तो आप फलां केस में तो आपका भी नाम है, और आपको तो इमरान खान ने जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा चोर कहा था, ज़रा उसका हिसाब भी देना है, ज़रा आप भी आ जाइएगा, आपसे हिसाब किताब लेना है। मेरे ख्याल में इस तरह भी जाने के बारे में सोचा जाएगा। इनके पास टाइम बहुत है और इन्हें हिसाब किताब भी बहुत कुछ करना है और उनके लिए मसाइल भी बड़े खड़े हुए हैं जो इस तरह से इनको अभी तक कुर्सी पर बैठना नसीब नहीं हो रहा है। जब हो जाएगा तो देख लेंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है कि वो अब इनके जो जवाबात तैयार कर रहे हैं 40 सवालों के, उन जवाबात से FIA या FIA को जिसने कहा वो मुतमईन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा आरफीन नामा में हम कुछ महंगाई के हवाले से बात करेंगे। नूरुल आरफीन साहब, हमने देखा है कि महंगाई जो है वो अपनी हदें पार कर रही है। पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में हमने हर रोज़ तज़किरा करते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर रही है। डॉलर की कीमत है वो 206 रुपये तक पहुंच चुकी है, 200-250 तक की बात भी की जाती है। एनी हाउ, अब इन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए जो रवैया है हमारी आवाम का, उसको आप कैसे देखते हैं? फैज़ अहमद फैज़ की एक तख्लीक कुत्ते, इसमें इज्तिमाई हमें अपना आईना देखना पड़ेगा। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये कुत्तों के बारे में बात हो रही है। मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कुत्ते आकाओं की हड्डियां चबा लें। फैज़ अहमद फैज़ ने उस वक्त लिखा था, इसकी ज़रूरत आज की है। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम को हिला दे। कुत्तों में इतनी शर्म हया होती है तो इंसानों को क्या हुआ है? हम लोगों को बात कड़वी है मगर झुठला नहीं सकते आप। एक हुकूमत आई, उसने एक डंडे से हकाल दिया, दूसरी आई उसने उससे बड़ा डंडा से हकाल दिया, तीसरा आया उसने अपने तौर पर तुम्हारा क़िताल किया और तुम गूंगे बहरों की तरह लाइन में लग के मर रहे हो। कभी आटे की कभी चीनी की लाइन कम थी। रिक्शे जला रहे हो बेवकूफों की तरह। ये रिक्शे जलाना मसले का हल है? तुम्हारे घर में रोटी नवाज शरीफ पहुंचाएगा, इमरान खान पहुंचाएगा, मैं पहुंचाऊंगा? सानू की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मरने का तहिया क्यों नहीं कर लेते इज्जत के साथ? देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। क्या कर रहे हो यार? आपने इंट्रो में कहा कि लोग बड़े परेशान हैं, उनके माली हालात दिगरगू हैं। ओ भाई क्यों होया? ये सब ड्राइंग रूम डिस्कशन है।
इसका अमली तौर पर मुजाहरा करके जरा दिखाओ ना, जरा बताओ ना इन चाचों और मामों को जमहूर के, ये जमहूरियत के तुम्हारे परवरदा जो हैं, ये बिलावल हाउसेज में जो परवान चढ़ते हैं, जिन्होंने एक वक्त की भूख नहीं देखी होती है और दुनिया भर के नंगे भूखों को ये रोटी देने का दावा करते हैं। इसी सूबे में कोरोना के दिनों में 2.5 लाख राशन बांटने के दावेदार हैं ये। करोड़ों की आबादी है सूबे की। सिर्फ इस शहर की बात करें तो 3 करोड़ नफूस का शहर है। इस पूरे सूबे में 2.5 लाख राशन, और वो भी रात के 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो? भुट्टो है कि मरी नहीं रहा, भुट्टो है कि जिंदगी उसको दवा में। जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, तब तक तुम्हें जीने मरने का हक नहीं मिलेगा। ये मुकल्लिद बनकर के जिंदगी जीना ये छोड़ दो। अपर चेंबर अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। एक आता है तुम्हें गुलामी के नाम पर हकाल देता है, एक आता है तुम्हें आजादी के नाम पर बेच देता है किसी के हाथों। एक आता है एक डॉक्यूमेंट दिखाता है, कहता है कि ये हो गया था इसलिए अब आज से मैं हूं, और तुम कहते हो जी सर ऐसा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं करोगे तो क्या कल अपने बच्चों के गले काटोगे? मेरे पास साधन है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ जैसे और न जाने कितने होंगे, मैं तो एक जर्रा भी नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माय डियर कंट्रीमैन इज द लास्ट एंड ओनली ऑप्शन अवेलेबल। मैं सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दे रहा। रेजिस्टेंस, जो जुल्म तुम्हारे साथ हो रहा है। इमरान खान आया, उसने कहा कि जरदारी ने किया, जरदारी आया, उसने कहा कि पिछले वाले ने किया, पिछला वाला कह रहा है कि वो अगले वाले ने किया। काम तो सारे वही हो रहे हैं ना। उस वक्त बोले ना आज बोल रहे, और आज जितना हुआ है 190 रुपए से 150 रुपए पेट्रोल इमरान खान के दौर में गया था, हमने अपना गला छीन लिया। आज 2 माह में 84 रुपए की बढ़ोतरी के बाद तुम खड़े किधर हो? एक एवरेज पाकिस्तानी जो 25 से 30 हजार रुपए जिसकी इनकम है, किराए के मकान में रहता है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप का साया अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाकी है, उनकी दवा दारू तक नहीं कर सकता। बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि रेजिस्टेंस का टाइम नहीं है हमें आटे चीनी की लाइन में। आटे चीनी की लाइन में तुम्हें इसलिए लगाया है क्योंकि तुम्हारा ध्यान बटाया जा सके, ताकि तुम सवाल ना पूछ सको। कौन मारेगा यार? कितने को मारेगा? कितने लोगों को मार देगा? मैं दोबारा तुर्की की तरफ जाऊंगा। हाथ जोड़ करके देखा था ना माफी मांगते हुए कि हमें माफ कर दो। कोई खुदा का खौफ करो यार। जमहूरियत, जमहूर के बिना कुछ नहीं, मुल्क अवाम के बगैर कुछ नहीं। किस पे फैसला देंगे फैसला देने वाले अगर अवाम नहीं है? किस पे कानून का निफाज होगा? कौमी मफाद ब्रिगेड किधर जाकर के भाषण देगी अगर तुम नहीं? और तुम आगे आने वाले दिनों में मुझे दिख नहीं रहे वैसे भाई देवे, आगे तुम लोगों की कॉल है सानू की। बट नूर भाई सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जब एहतजाज करते हैं तो हम एहतजाज करते हुए अपने ही घरों को आग लगाते हैं, अपने ही ATM मशीन हैं, अपने ही जो दफातर होते हैं उनको आग लगाते हैं, अपनी ही बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगाते हैं। अपनी मुराद अपने घर की तो ऑफ कोर्स नहीं होगी, साथ वाला भी तो अपना ही है ना भाई। एहतजाज कर रहे हो तो उनकी गाड़ियों को आग क्यों लगा रहे हो? दैट्स द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब आपके वक्त का, नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त, अलाने के बाद। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।